हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उनके कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे देर आर टू मेथड्स ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड these two methods as per the syllabus and as per the course. So number one is accounts of all department are kept in one book only. So जितने भी accounts है सारे departments के वो सिर्फ एक बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। So to prepare such accounts, it will be necessary first for the income and expenditure of department to be separately recorded in subsidiary books, and then for them to be accumulated under separate heads in a ledger or ledgers. So to prepare such account, it is necessary to first prepare the income and expenditure of department, which is to be separately recorded in subsidiary books, and then for them to be accumulated under separate heads in a ledger or ledgers. So first we need to prepare income and expenditure separately for each department, then record the subsidiary books, and then accumulate all the separate departments under one head or separate under separate heads in a ledger or ledgers. This may be done by having columnar subsidiary books and column ledger, right? Then next one is सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो अलग 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 डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं। A separate set of books may be kept for each department, including complete stock of accounts of goods received from or transferred to other departments or as also sales. राइट, तो अलग अलग बुक्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उनका अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो उनका अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। Nevertheless, even when separate set of books are maintained for different departments, it will also be necessary to devise a basis for allocation of common expenses among the different departments. If an organization is interested in determining the separate departmental net profit in addition to the gross profit. So अगर आप अलग डिपार्टमेंटल अकाउंट भी बना रहे हो तो आपका जो डिवाइस है वो बनाना पड़ेगा। और वो डिवाइस क्या है? आपको जो एलोकेशन आप देते हो कॉमन एक्सपेंसेस का, उसका क्या बेसिस है, किस बेस पर आप उसे एलोकेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, तब हमें ये दिखाना पड़ता है। नाउ बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये बेसिस ऑफ एलोकेशन जो है कॉमन एक्सपेंडिचर का अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे होता है? Expenses should be allocated among different departments on a rational basis while preparing departmental account. Expenses जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो allocate किए गए हैं वो rational basis में होना चाहिए, मतलब वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये एक्सपेंडिचर को एक्स वाई जेड तरीके से ट्रीट किया गया है और दूसरे डिपार्टमेंट में वही एक्सपेंडिचर को किसी अलग तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंडिचर है, कोई करंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट ने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, तो ये सूटेबल नहीं है। सो हमें कॉमन एक्सपेंडिचर्स जो है वो एक्सपेंडिचर्स एक ही तरीके से हमें शो करना है। सो कॉमन एक्सपेंसेस the benefit of which is shared by all the departments and which are capable of precise allocation are distributed among the departments concerned on some equitable basis considered suitable in the circumstances of the case. तो common expenses जो भी है, जो कॉमन बेनिफिट देते हैं या फिर बेनिफिट्स हम शेयर करते हैं अमंग डिपार्टमेंट्स जो कैपेबल रखते हैं कि प्रिसाइज एलोकेशन हो। फॉर एग्जांपल आपके घर में 2 BHK का घर है आपका, एंड बेडरूम का जो हिस्सा है या फिर समझिए आजू बाजू में 2 घर है आपके और दोनों घर के लिए एक ही मीटर है। तो एक घर में आप रहते हो, दूसरे घर में आपने रेंट पे दिया है ना। यहाँ पे कॉमन एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी का है, तो व्हाट यू विल डू, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसे 50-50 कर देते हो, मतलब 50% हम भरेंगे, 50% जो रेंटेड है वो भरेंगे। तो इस तरीके से एलोकेशन हुआ है कि 50% शेयरिंग पे। नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक टेबल है ये एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का, वो हम देखते हैं। सीरियल नंबर 1, ये जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन दिखा रहा है आपको, ये आपको 100% आपके बुक में लिखना है, समझना है
और समझ के ही आगे बढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का रेंट, उसका रेट और उसके टैक्सेस, उसका जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है वो, और बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो। अब ये कैसे, क्या बेसिस पे कैलकुलेट होगा? एक बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? या तो उसके साइज के हिसाब से, या तो फिर उसके लुक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिस दिया है फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इफ गिवन, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। या तो वो टाइम बेसिस पे होगा, अगर समझिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो और आपके जो भाड़ोतरी है उनके घर में एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। फ्रिज 24 घंटे चालू रहता है, एसी ही वो दिन में 2 घंटे चालू करते हैं, वॉशिंग मशीन हफ्ते में 4-5 घंटे चालू रहता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन टाइम, आप कितना टाइम चालू करते हो, उसका रीडिंग कितना टाइम हो रहा है। या फिर फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। फ्लोर एरिया जो है कितना ऑक्यूपाई किया है। जब भी हम नया घर लेते हैं या फिर कोई भी घर रीसेल में रहते हैं या फिर रेंटेड में लेते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि कारपेट एरिया कितना है या फिर एरिया कितना है। बिकॉज वो एरिया कितना है उसके ऊपर उसका प्राइस, उसका कॉस्ट डिसाइड होता है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी बिल्डिंग की बात आएगी तो आपको या तो फ्लोर एरिया देखना है उसका, या तो फिर टाइम बेसिस देखना है। Then lighting and heating expenses, example energy expenses, electricity expenses। तो यहाँ पे consumption of energy by each department। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग में एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई 4 व्हीलर रेंट पे ली है और वो आप किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज कर रहा है, तो आप आते ही जैसे वो व्हीकल आपके यहाँ से शुरू होगी तो आप उनका मीटर रीडिंग लिखते हो। ठीक है, 2150 या फिर 15150 या फिर 16320, जो भी आपका मीटर रीडिंग है कार का वो आप लिखते हो। एंड देन पूरा दुनिया घूम के, पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा आप फिर से मीटर चेक करते हो। जो ओपनिंग मीटर आपने लिखा था वो, एंड देन फाइनल मीटर जो आपका ट्रैवलिंग होने के बाद का जो मीटर रीडिंग है वो माइनस करेंगे। उसमें जो नेट अमाउंट आएगा, नेट वैल्यू आएगा, उस पे पर किलोमीटर का जो वैल्यू है, अमाउंट है, आप वो चार्ज करोगे। सो कंजम्पशन बेसिस पे है ये, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट ने कितना कंज्यूम किया है। और ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, कितना हमने ट्रैवलिंग किया है, कितने किलोमीटर्स हम चले हैं। Then selling expenses. Example, discount, bad debts, selling commission, freight outward, traveling, sales manager, salary and other cost। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, डिस्काउंट जो है, बैड डेट जो है, सेलिंग कमीशन, स्ट्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग, सेल्स मैनेजर, सैलरी एंड अदर कॉस्ट जो है वो सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट का हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो सेल्स है उस हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है। जैसे कि सेल्स मैनेजर सैलरी, ये तो सेल्स डिपार्टमेंट में होगा, परचेज डिपार्टमेंट में नहीं होगा, राइट। सेलिंग कमीशन सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट करता है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट करता है, तो उनके लिए होगा। तो ये जो सेल्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे करना है, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे, जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चालू करेंगे, तब आपको ये समझ में आने के चांसेस है। ठीक है, अभी के लिए कोशिश कीजिए कि समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझे तो वेट कीजिए इलस्ट्रेशन आने तक का। उसमें भी अगर आपको नहीं समझा तो फिर आप मुझे डाउट पूछिएगा। देन कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे बाइंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस में सीधे सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जो सेल्स हुआ है उसके बेसिस पे एलोकेशन होगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का सेल्स हुआ है, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना चार्जेस लिया है, तो बेसिस हमारा सेल्स होगा और वो सेल्स के हिसाब से हम उस पर कमीशन या फिर जो भी चार्जेस है, एक्सपेंडिचर, वो चार्ज करेंगे। सेम परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कितने अमाउंट का परचेज हुआ है उस पर कितना इनवर्ड लगा है, तो वो कितने डिपार्टमेंट्स में वो डिवाइड होगा, उस बेसिस पे वो हम एलोकेट कर सकते हैं। देन वेजेस सैलरीज, जो टाइम डिवोटेड है अलग एक डिपार्टमेंट में, कितना टाइम डिवोट किया आपने, राइट।
तो सैलरीज और वेजेस जो है आपका टाइम या अटेंडेंस बेसिस पे होता है और वही बेसिस हमें कंटिन्यू करना है। तो वेजेस अलग है, सैलरीज अलग है। वेजेस लेबर्स को दिया जाता है जो कि हमारे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है, और सैलरीज जो है मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, सुपरवाइजर्स को दिया जाता है। वेजेस अगर लिखते हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, राइट, और वो एक्चुअली मशीन्स और रॉ मटेरियल्स के साथ हैंडलिंग करते हैं। लेकिन सैलरीज जब लिखते हैं तो वो भी आपके प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बट वो एज अ सुपरवाइजर या फिर एज अ सीनियर पर्सन वो पोजीशन अपनी दिखाते हैं। देन डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स। यहाँ पे वैल्यू ऑफ असेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस, या तो हर एक डिपार्टमेंट का जो वैल्यू ऑफ असेट है उस बेसिस पे होगा या फिर टाइम बेसिस पे होगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, एग्जांपल सैलरीज ऑफ मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ें जो है आपके टाइम बेसिस और इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट दोनों तरफ से ये हो सकता है, कितना टाइम आपने वो यूज़ किया या फिर सबके लिए कॉमन। हम एक अगर 4 डिपार्टमेंट है और 1 लाख रुपए का कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो हम 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25,000 रुपीज़ हम कर लेंगे। देन लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। अगर आप लेबर वेलफेयर कर रहे हो तो कितने एम्प्लॉयज है हर एक डिपार्टमेंट में और उनको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। देन पीएफ एंड ईसीआई कंट्रीब्यूशन, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कितना वेजेस है कितना सैलरी है उस हिसाब से हम वो एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे नोट दिया है कि देर आर सर्टन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, most being financial nature, which cannot be apportioned on a suitable basis. Therefore, they are recognized in the combined profit and loss account. For example, interest on loan, profit loss on sale of investment, etc. तो कुछ सर्टन एक्सपेंसेस है जो हम फाइनेंशियल नेचर के देखते हैं, जिनको हम अपॉर्शन या फिर सेग्रीगेट नहीं कर सकते या बाइफरकेट नहीं कर सकते सूटेबल बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है वो रिकॉग्नाइज होती है और वो जाती है कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। हमने ऑलरेडी ये टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट कर रखा है, ठीक है। और ये जो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है इसका मैं नोट्स आपको भेजूंगा। और यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के डिपार्टमेंट है, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है एंड डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दिया है पिछले वीडियो लेक्चर के शुरुआत में। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से लिख देख कर इसे पॉज करके अपना नोट्स लिख सकते हैं। देन अगला टॉपिक जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में आराम से बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो लेक्चर में अगर बताऊंगा तो कंफ्यूज आप भी हो जाओगे और समझ में नहीं आएगा, और जब अगली बार आपको रेफर करना होगा तो टाइटल एक होगा और अंदर चीज़ें 10 होंगी, राइट। अगर आपको लिखा गया है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो उसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट बताया है, उसके एडवांटेजेस बताया है, उसके टाइप्स बताया है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो जैसा टाइटल वैसा वीडियो लेक्चर, ये मेरी कोशिश है ताकि आपको आसानी रहे कि मुझे कौन सा टॉपिक समझा नहीं समझा, उस हिसाब से आप डायरेक्टली वो वीडियो लेक्चर में जा सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।